नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और आज स्वागत करना चाहूंगी मंजली मैम का। मैम आपका ज्योतिर्मय पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी नगरत्न और एन के सिंह का एक बड़ा बयान आया है। मैम चाहूंगी सबसे पहले वो क्या है, बयान क्या है, उसको बेसिक तरीके से हमारे दर्शकों को समझाइए। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसकी सेल के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है, पर बेचने के बाद उसको रजिस्टर नहीं कराता, तो वो प्रॉपर्टी ओनर की ही रहती है। अब क्या होता है, कई बार डिस्ट्रेस सेल होती है, मतलब मजबूरी में उसको या आनन फानन में बेचना पड़ता है। ये जनरली आप तब देखते हैं जब दंगों के बाद हिंदू कहीं से भागते हैं, ये सारी चीजें, या किसी से धमकी से जोर जबरदस्ती से प्रॉपर्टी बहुत कम दामों में ले ली जाती है। इसका अच्छा उदाहरण हमने कैराना में देखा, कश्मीर में देखा, कि लोग औने पौने दाम में अपना घर बेच करके चले आए। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक चीज लगाई है, मैंने घर बेचा, दूसरी पार्टी उस घर में आके रहने भी लग गई, लेकिन चूंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। इससे बहुत सारी कब्जाई हुई प्रॉपर्टी रिकवर की जा सकती है, सेल डीड्स को रिव्यू किया जा सकता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होने वाले अपराध कम किए जा सकते हैं। खत्म तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कम किए जा सकते हैं। और अगर जो बंदा जिसने बेच के गया है, जो ओनर है, वो इसके अगेंस्ट आगे केस करना चाहे, अपना कोई पक्ष रखना चाहे, ये बताना चाहे कि उसने स्ट्रेस सेल की थी, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना पक्ष रखने की। ऐसा नहीं कि सेल कंप्लीट हो गई, अब आपने जो बेचा था वो आपके हाथ से गया। ये एक हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खबर है, उन लोगों के लिए जो किसी स्थान को छोड़ करके भागने में विवश हुए हैं। जी। ओके मैम, इस चीज को आप थोड़ा एलिब्रेट करेंगे कि किस तरीके से ये हिंदुओं के लिए, स्पेशली हिंदुओं के लिए ये एक जीत की बात है। अच्छा। कैराना में आप देखिएगा, एक दंगा हुआ था, उसके बाद सब लोगों ने लिखा था ये मकान बिकाऊ है। अब नेचुरली मकान बेचने वाले 100 लोग हैं और खरीदने वाला कोई भी नहीं। दाम गिरेंगे, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। चूंकि ये स्ट्रेस सेल है, वहां उन्होंने क्या किया कि बेटियों को हथियार बनाना शुरू किया, और बेटियों के ऊपर जो है जब अटैक करना शुरू किया, तो हिंदू ऐसे में भागता है। तो वो हिंदू वहां से जगह खाली करके आया, और उसके बाद फिर इन लोगों ने उसको या तो नकली कागज बना के घुस गए, या फिर बहुत कम दाम में ली। अब अगर कोई हिंदू परिवार वापस कैराना जाता है और कहता है कि भाई ये मैंने आपको मजबूरी में दी थी, या जबरदस्ती मुझसे कागज पे साइन करा लिए गए थे, या मेरे प्रॉपर्टी की कीमत सही नहीं है, तो उसको जो है अपनी बात रखने, क्योंकि अभी भी वो ओनर है, उसने प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई, तो जो उस मकान में रह रहा है वो ओनर नहीं है। ओके, तो हम उनको निकाल सकते हैं, अपना घर वापस ले सकते हैं। शहर के शहर, एरिया आफ्टर एरिया रिकवर होंगे, क्योंकि जहां एक बार दंगा होता है, वहां की बहुत सारी प्रॉपर्टी कब्जा ली जाती है या कम दाम में खरीद ली जाती है। मुंबई में एक चीज आपने देखी होगी, वो जनरली फ्लैट्स में मुसलमानों को नहीं रखते हैं, और जब वहां पर मुसलमान आते हैं, तो उन बिल्डिंग्स की, उन प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाते हैं, क्योंकि ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। इस तरह का इनका पूरा नेटवर्क होता है कि हिंदुओं के लिए ज्यादा दिन वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में आसपास की प्रॉपर्टी सस्ते में बिकने लगती है। तो ये सब इम्प्रेशन फ्री होकर के थोड़े दिनों बाद जब आप मजबूत हो गए हैं और आप चाहते हैं अपनी जगह पे वापस आना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
तो वो चीज़ हिंदुओं के पक्ष में जाती है। अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे दावा पेश कर सकते हैं, उसकी सही कीमत ले सकते हैं, उसको लेकर के ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अ, तो ये सारी चीज़ें हिंदुओं के पक्ष में हैं। मैम इससे अगर ये हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन हाइपोथेटिकल हो, पर जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में अगर मुस्लिम ज्यादा है और हिंदूज कम, तो वो मुस्लिम्स और हिंदूज को बर्दाश्त नहीं करते। यही सेम चीज हमने ज्योतिर्मय पर पलायन क्यों करते हैं मुस्लिम्स पर एक सेशन किया था आनंद सर के साथ। दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर इन्हें ये चीज डिटेल में पढ़नी है तो वो वीडियो हमारा जरूर देखिए। और सर, और मैम इस वीडियो पे, इस मुद्दे पर ये आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि मुस्लिम्स जहाँ पे ज्यादा हो, हिंदूज माइनॉरिटी में हो, तो हिंदूज वहां से, मुस्लिम इस तरीके से करते हैं कि हिंदूज वहां से चले जाए, इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट, उनको डिस्कम्फर्ट कराना, ये सब वो इस तरीके से करते हैं। तो क्या ऐसे आने से ये जो डेमोग्राफी चेंज होगी, डेमोग्राफी हुँ। पे अंदर पड़ सकता है वहां पर? हाँ, हिंदू अगर अपनी जगह पर वापस जाएँ तो डेमोग्राफी रिवर्स हो जाएगी। और अब अभी तक क्या था कि कांग्रेस की या बहुत सारी विपक्षी पार्टियों की जब सरकार होती थी, तो उनका एक माइंडसेट होता था जिसको हम भारत में सेक्युलर माइंडसेट कहते हैं, कि वो एंटी हिंदू माइंडसेट चलता था। हिंदू ने प्रॉपर्टी बेची है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू का घर कब्ज़ाया गया है, कोई बात नहीं, दैट्स नॉर्मल। तो हिंदुओं का लॉस, लॉस नहीं समझा जाता था। पर अभी जब बीजेपी आ रही है धीरे-धीरे, देखिए, एक के बाद एक चीज़ मजबूती से लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि जब हिंदू जाकर के अब क्लेम करता है, अब उनको राइट्स दिए गए। ये पहली बार राइट दिया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अ, वापस जा सकते हैं। इसके साथ फिर कश्मीर वगैरह में थोड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है। ठीक है, अभी ग्राउंड लेवल पे वो पॉसिबल नहीं है, बट दीज़ आर द प्लान्स इन मेकिंग। संभल जैसे रिकवर किया जा रहा है। अब मंदिर ले करके उसके ऊपर टेलीफ़ोन एक्सचेंज बनाया, मंदिर को भर दिया, कुओं को पाट दिया, लोगों को जिंदा जला दिया। अब वो केस आप जब खोलेंगे और जो अपराधियों को सजा मिलेगी, तो नेचुरली वहां पर जो है लोग जिनकी दंगा करने की बहुत सारी कैपेबिलिटी है वो शांत होंगे, हिंदू वापस जा सकेंगे। अभी संभल में जैसे हुआ, पूजा करने तो उस एरिया में हिंदू जाना शुरू हुए, तो धीरे-धीरे रहने भी जाना शुरू होंगे। लोग बताना शुरू करेंगे कि हाँ, ये मकान हमारा था, ये प्रॉपर्टी हमारी थी। तो वो रिकवरी स्टार्ट होगी, रिवर्स डेमोक्रेसी होगी और जो नैतिकतापूर्ण, शांतिपूर्ण तरीका है, उससे समाज का विकास होगा। ये वन साइडेड ग्रोथ नहीं होगी कि मतलब अपराधी के ऊपर कोई केस ही नहीं चल रहा है 40-40 साल तक। तो ये उसकी जीत हो जाती है। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट में इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि अपराध करने पे देर से ही सही सज़ा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस होगा उन लोगों के लिए जो आगे इस अपराध को करना चाहते हैं। और रिवर्स डेमोक्रेसी से हमें एक फ़ायदा होगा कि हमें कुछ तो फाइटिंग कैपेबिलिटी हमारे अंदर मेंटल फाइटिंग कैपेबिलिटी आएगी कि चलो अदालत में जाते हैं, वहाँ पर हमको न्याय मिलेगा। अभी तो 40-40 साल केस चलता है। तो मतलब जो प्रॉपर्टी गई वो तो गई। उसके अलावा जो जमा पूँजी है वो भी खाली हो गई क्योंकि हम केस लड़ रहे हैं और नतीजा नोबडी नोज़ क्या होगा। अब आपके पास एक वो है कि प्रॉपर्टी आपको वापस मिल सकती है और धीरे-धीरे ये भी होगा कि भाई डिस्ट्रेस सेल में रिकवरी भी स्टार्ट हो। तो ये तो ये सरकार अपने वोटर्स की सुनती है। तो अगर हम लोग ये सुझाव भेजें कि हमारी प्रॉपर्टी पे जिसने कब्ज़ा किया है, वो कमर्शियल रेट के हिसाब से किराया दे, 24% ब्याज दे, तो ये अगला आप ये सजेशन दे सकती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी सरकार को ये कह रही हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी कब्ज़ा ली गई है, किराए के नाम पर या फिर मतलब मकान मालिक को भगा करके, तो उसके ऊपर किराया दिलवाना सरकार का फ़र्ज़ है, 24% इंटरेस्ट लगाना सरकार का फ़र्ज़ है और उसके अलावा अगर लिटिगेशन में फ्लैट ओनर या प्रॉपर्टी ओनर ने कोई केस किया है, तो उसका भी ब्याज सहित खर्चा दिलवाइए। जो इकोनॉमिक साइड है, जैसे ही वो मिलने लग जाएगा, इन लोगों की कोर्ट में जाकर के 20-20 साल तक मुकदमे लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। 20 साल का ब्याज जब देना पड़ेगा, जब कुर्की आएगी उसकी, तो फिर ये भी उनके लिए बहुत बड़ा डिटरेंस होगा।
तो जो आज तक ये होता आया है, बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुंभ के माध्यम से क्या किया, यूपी भर की प्रॉपर्टीज की जांच होगी। तो अब उसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें निकल के आएंगी। कहीं सरकारी गवर्नमेंट पे कब्जा है, कहीं दूसरों को, मुसलमानों की जमीन पे कब्जा है, कभी हिंदुओं की जमीन पे कब्जा है। तो कब्जे की भूमि निकलवाइए, उसका किराया निकलवाइए, इनके लिए डिटरेंस हो जाएगा। इस चीज में एक केस और भी किया है मोदी गवर्नमेंट में, वो है जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें जगह जगह जाकर के सर्वे करवाए हैं और प्रॉपर्टी को ऑनलाइन लिस्ट किया है। उसके सारे कागज पत्रे जांचे जा रहे हैं। इसी को जियो टैगिंग कहते हैं कि इस ये पर्टिकुलर मकान इसका है। तो वो कागज के हिसाब से जो वहां पर जमा है उनके हिसाब से है। अब आगे इसमें जाएगा कि रिकवरी जमीनों की होगी, क्योंकि पिछले 10-12 साल में जो कांग्रेस का राज्य था 2004 से 14, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बहुत तेजी से विकास हुआ है और वो कोई लीगल विकास नहीं था। तो ये सारी चीजें हमें रिकवर करने का मौका सरकार दे रही है। मैम चाहूंगी कि आप इस चीज को भी इलेबोरेट करें कि वक्त पे किस तरीके से इसका असर हो सकता है। जो वक्त प्रॉपर्टीज जो वक्त बोर्ड के पास है, क्या उस पे भी इसका इंटरफेरेंस हो सकता है इस लॉ का? हाँ जी। वक्फ क्या करता था, कांग्रेस ने वक्फ को बनाया, इलीगली बनाया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे बनाया और उसके बाद इसको अधिकार दिए कि ये किसी भी प्रॉपर्टी पे जाकर के कब्जा कर सकता है। जब वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा पेश करेगा तो जो केस चलेगा वो सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, वो वक्फ के बनाए हुए कोर्ट में चलेगा। तो आपने दूसरी गलती क्या की, जो हमारी अदालत है उसको हटा करके वक्फ की अदालत को आपने प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, ये दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। अब वक्फ की ने कब्जा की है और वक्फ की अदालत में केस चल रहा है। नेचुरली आपके लिए कोई चांस नहीं है कि आप जीतेंगे। या तो आप पैसे देंगे या फिर आप प्रॉपर्टी देंगे। लॉस किसका है, जो भी वक्फ में केस लड़ रहा है वो कोई भी पार्टी हो सकती है। गेन किसका है, वकील का खर्चा, अदालत का खर्चा और प्रॉपर्टी का क्लेम। फायदा वक्फ बोर्ड का है। तो अब इन चीजों को हटाया जा रहा है। आपने तमिलनाडु में एक केस देखा होगा जहां 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ ने अपनी भूमि क्लेम कर दी। 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1500 साल पुराने यस मैम। मंदिर को इन्होंने क्लेम कर दिया। तो अब इस तरह के दावे नहीं कर पाएंगे। कुंभ हो रहा था, मतलब हजारों लाखों साल से हो रहा है अच्छा। और उसकी हाँ। भूमि को इन्होंने कह दिया कि भाई हमारी भूमि पे हो रहा है, अब ये। हमको किराया। तो यस ये जो मैम। है ना, कहीं भी खड़े होकर के दावा ठोक दिया, ये खत्म हो जाएगा और इससे बहुत शांति होगी। क्योंकि जिसकी जमीन पे वक्फ दावा ठोक देगा वो इंसान मेंटली तो थोड़ा सा ट्रबल्ड हो जाएगा, फिर वो भागेगा दौड़ेगा, पैसे खर्च करेगा और एक लंबी प्रक्रिया है और वो भी वक्फ की ट्रिब्यूनल में चलनी है, सिविल कोर्ट में नहीं चलनी। तो ये सारी चीजें खत्म होगी। एक लॉ ऑफ लैंड जिसे कहते हैं दैट विल प्रिवेल। तो वक्फ विल हैव टू टेक अ बैक सीट। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में एक दो केसेस में वक्फ को बैक सीट लेनी पड़ी कि भाई ये आपका कैसा हो गया, कागज दिखाइए। वो कागज नहीं दिखा पाए, उन्होंने प्रॉपर्टी पर से क्लेम छोड़ना पड़ा। सो दिस थिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैम ये जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन बता रही है मुझे तो सुनने में बहुत खुशी हो रही है, और जितने भी अपनी हिंदू ऑडियंस है उन्हें भी खुशी हो रही होगी जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है उस पर। मैम ये जो आपने बताया ठीक है, सोशल ऑर्डर जो है उसे रिवर्स कर सकता है, डेमोग्राफी रिवर्स हो सकती है, पर अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो रियल एस्टेट पे कोई इम्पैक्ट है इसका? रियल एस्टेट वहां का बूम करेगा जहां पर रिवर्सल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं संभल में ही लेती हूँ। अगर संभल में हिंदू अपनी प्रॉपर्टीज पे जाके रहना शुरू कर दें तो वहां प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाएंगे। और अगर सरकार जो कब्जाई हुई भूमि थी उसके ऊपर किराया और ब्याज वगैरह दिला दे तो उस एरिया का विकास बहुत तेजी से होगा। जहां पर अच्छी सड़कें, अच्छे मकान, सुविधाजनक चीजें मिल जाएंगी, वो एरिया नेचुरली प्रॉपर्टी मार्केट में बूम कर जाएगा। तो आप करा सकते हैं। वो एरिया जहां पर वक्फ कब्जा कर रहा है वहां पे प्रॉपर्टी के रेट्स गिरते हैं।
तो नेचुरली जब वर्फ का दावा रिवर्स करके ओरिजिनल ओनर आने लगेंगे तो वहां प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो रियल एस्टेट में भी इसका फायदा होना निश्चित है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगी कि इस स्टेटमेंट से इन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और वक्त के लिए हो सकता है ये जो झूठे दावे करते जाते हैं उन पर रोक लगेगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स और ज्योतिर्मय को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये सेशन यही एंड करते हैं। फिर आएंगे आपके एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू।